हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करें और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ वर्ड मिसिंग होते हैं। उन वर्ड्स को हमें जो है दिए गए ऑप्शन में से ढूंढ कर क्या करना होता है, करेक्ट वर्ड को ढूंढ करके हमें फिल करना होता है। ठीक है। अब क्लोज टेस्ट कितने तरह के होते हैं, क्या इसके कुछ भी तरह हैं? हाँ बिल्कुल है। क्लोज टेस्ट दो तरह के होते हैं। पहला विच हैज ब्लैंक्स टू बी फिल्ड, ऐसा जिसमें ब्लैंक होते हैं फिल करने के लिए। या फिर दूसरा विच हैज वर्ड्स टू बी रिप्लेस्ड, जिसमें वर्ड्स दिए गए होते हैं रिप्लेस करने के लिए। ठीक है। आगे जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये क्लोज टेस्ट है, इसमें जगह जगह ब्लैंक दिए हुए हैं और हर एक ब्लैंक के लिए क्या है, एक ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दिए गए हैं कि इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। एक तो हो गया पहले टाइप का क्लोज टेस्ट, और दूसरे टाइप का क्लोज टेस्ट क्या है, वो ये है जिसमें वर्ड्स टू बी रिप्लेस, इसमें ऑलरेडी, मतलब यहां पर क्या है, एक ऑलरेडी एक वर्ड दिया गया है। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो आपसे पूछता है कि क्या ये वर्ड यहां पर अकॉर्डिंग टू द टोन, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, यहां पर ये वर्ड करेक्ट है या फिर इसकी जगह कोई और वर्ड आना चाहिए। अगर जो करेक्ट है तो दिए गए ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, मतलब इस वर्ड को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपको 3 या 4 ऑप्शन बाकी दिए गए होंगे जिसमें से इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो दो तरीके से आपका क्लोज टेस्ट चलता है। अब हम देखते हैं आगे कि क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। लेट्स सी। जैसे मैं कहता हूं हाउ टू सोल्व ए क्लोज टेस्ट, मेन पंगा तो ये है कि क्लोज टेस्ट को सोल्व कैसे करें। अब जिसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा रीडर है, वो तो सोल्व कर लेगा, क्योंकि उसको तो, अगर जो मैं यही बात, अगर ऐसा कोई पैराग्राफ मैं आपको हिंदी भाषा में या आपको जो भी भाषा बहुत अच्छे से आती है, जो उस भाषा में पूछ लूं, तो आप इजीली सोल्व कर लोगे क्योंकि आपको उस भाषा का अच्छा ज्ञान है। लेकिन बात तो इंग्लिश की आती है। अब इंग्लिश में अगर जो आपका नॉलेज नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। क्या ऐसे कुछ आइडियाज़ और रूल हैं जिनसे क्लोज टेस्ट सोल्व किया जाता है? हैं भाई, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो, उन आइडियाज़ की बात करते हैं, उन रूल्स की बात करते हैं, तो ये रहे वो रूल्स। अब ध्यान से देखो, इन रूल्स में क्या क्या बातें बताई गई हैं कि सबसे पहले तो क्या करना है, क्लोज टेस्ट को रीड करना है थोरोली, मतलब जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पूरा का पूरा रीड कर लो। क्यों रीड करना है? उसकी टोन समझने के लिए। टोन कैसी है, किस तरह की बातें बताई गई हैं, किस तरह की टोन में बताई गई है, पॉजिटिव टोन में बताई गई है, नेगेटिव टोन में बताई गई है, न्यूट्रल टोन में बताई गई हैं। ठीक है। और टोन क्या होता है, कई बार चेंज भी हो जाती है। आधा जो पैराग्राफ है वो पॉजिटिव टोन में होता है, आधा नेगेटिव टोन में होता है। तो टोन के अकॉर्डिंग भी हमें क्या होता है, आपके दिए गए ब्लैंक में से, ब्लैंक में ऑप्शन से वर्ड को चूज करके फिल करना होता है। ठीक है। टोन का बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तभी ये मैंने सबसे पहले लिखा है कि आपको एक पैराग्राफ को पढ़ना है। कई बच्चे कहते हैं सर एग्जाम में इतना टाइम ही कहाँ होता है जो पैराग्राफ को पूरा पढ़ें पहले तो समझने के लिए। अरे भैया, अगर जो मान लो आपने पूरा नहीं पढ़ा, टोन को नहीं समझा, रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा, क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो आंसर गलत होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब आपने किया भी और आधे आंसर गलत कर दिया, आधे आंसर ठीक किए, तो फायदा क्या हुआ, है ना? तो इसीलिए एक बार पढ़ लेना, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारी एक इंसान की रीडिंग स्पीड 150 वर्ड्स पर मिनट होती है, और इतनी वर्ड्स का मतलब ज़्यादा होती है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती, 200-300 तक भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ पे। क्लियर है? तो फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग क्या होते हैं, आप ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ है, अर्थ जो है, अर्थ पृथ्वी, आर होम हमारा घर है, इंसान का घर अर्थ है, बाकी मून तो नहीं है, जुपिटर तो नहीं है। अर्थ और होम इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, तीसरा प्लेनेट है। इट इज ओनली डैश नोन टू हैव एन एटमोस्फेयर। ये एक ऐसा डैश है जिसपे एटमोस्फेयर मिलता है। प्लेनेट है, मून है, मून तो नहीं हो सकता, सैटेलाइट भी नहीं हो सकता। सरफेस, ये एक ऐसी सरफेस है, सतह है जहां पर एटमॉस्फेयर है, या एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे, अब ये दोनों जो वर्ड है यहां पर सही सही नजर आ रहे हैं। क्लियर है? ये दोनों वर्ड क्या है, यहाँ पर सही सही नजर आ रहे हैं। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे सरफेस आना हो, या हो सकता है यहाँ पर प्लेनेट आना हो। कई बार कहता सर प्लेनेट ही आएगा, बिल्कुल डन कर दिया, नहीं हो सकता, अभी सरफेस ही आना हो। वो डिपेंड करता है आपके
इस सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ के उसको समझने पे, इसका मतलब फॉरवर्ड रीडिंग लेने पे, मतलब यहां तक आप सेंटेंस को पढ़ के नहीं डिसाइड कर सकते हो कि इसमें ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आना चाहिए। कई बार क्या होता है, इस सेंटेंस के आगे इससे नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़ना पड़ता है, तभी हमें समझ में आता है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग। मतलब जब आप ब्लैंक तक पहुंचे हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो करेक्टली कि कौन सा वर्ड ऑप्शंस में से यहां पर आना चाहिए, फिल होना चाहिए, कौन सा वर्ड करेक्ट होगा, तो आपको फॉरवर्ड रीडिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग। तो कई बार ऐसा होता है। और टोन समझने के बाद, जैसे मैंने बोला कि हम एक बार पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं तो टोन समझ जाते हैं, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है। तो टोन समझ ली तो ये फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग वाला काम तो हो ही गया, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या, अगर टोन समझ ली तो आप तुरंत बोल दोगे प्लेनेट है या सरफेस है। ठीक है, तो टोन समझना इसलिए जरूरी है। तो समझ में आ गया फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग। कई बार क्या होता है कि इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, यहां तक पढ़ने से समझ में नहीं आया, आगे सेंटेंस पढ़ा तो भी समझ में नहीं आया, तो मैं बैकवर्ड जाऊंगा। पीछे किसी सेंटेंस में ऐसी कोई बात की गई होगी जिससे मुझे पता लगेगा कि इस ब्लैंक में यहां पर क्या आना चाहिए, कौन सा वर्ड आना चाहिए ऑप्शंस में से। ठीक है, तो फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग, टोन समझने के बाद इस चीज की जरूरत हमें कम पड़ती है। क्लियर है? तो अभी समझ में आ गया कि क्या क्या होता है। अब बात आती है वोकैब की। भैया देखो, अगर जो ऑप्शन में दिए गए वर्ड्स का मीनिंग ही आपको नहीं पता, कई बार ऐसे वर्ड दिए गए होते हैं जिन जो थोड़े से अच्छे खासे लेवल की वोकैब होती है, जो अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो फिर तो क्या टोन और क्या फॉरवर्ड रीडिंग और क्या बैकवर्ड रीडिंग, जब ऑप्शन में दिए गए जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग ही नहीं आपको पता कि इसका मीनिंग क्या है, पहले का मीनिंग क्या है, दूसरे का मीनिंग क्या है, तो आपकी वोकैब का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, वो धीरे 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 आपकी अच्छी होती जाएगी अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं कोलोकेशंस की। अब क्या होता है ये, क्या मतलब क्या है कोलोकेशन का। जैसे कोलोकेशन को मैं तोड़ दूं तो क्या बन जाता है, कोलोकेशन बन जाता कि नहीं बन जाता, मतलब जोड़ने के बाद एल को डबल कर देते हैं। कोलोकेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट यूजुअली गो टुगेदर। मतलब दो या दो से ज्यादा शब्दों का एक ग्रुप होता है जो हमेशा मोस्टली यूजुअली जनरली साथ में ही यूज होता है। कोलोकेशन का मतलब क्या है, को मतलब टुगेदर, लोकेशन मतलब प्लेस, मतलब जो एक प्लेस पर साथ साथ हो। कोलोकेशन क्या होता है, किसी किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा वर्ड का एक साथ होना कोलोकेशन कहलाता है, और उसका एक अच्छा मीनिंगफुल होना कोलोकेशन कहलाता है। और ऐसे कोलोकेशन, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, मेक अ नॉइस, हम हमेशा मेक ए नॉइस कहते हैं, डू ए नॉइस नहीं कहते। ठीक है, मेक अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक नहीं कहते, मेक अ मिस्टेक कहा जाता है। तो मतलब ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ, अगर वो मिस्टेक के साथ मुझे वर्ड यूज करना तो मैं मेक का यूज करूंगा, डू का यूज नहीं करूंगा। चोर्स के साथ मुझे वर्ड यूज करना है तो मैं मेक का यूज ना करके डू का करूंगा। तो ये इसका कोलोकेशन है। ठीक है, इसके साथ यूज होने वाला वर्ड है। समझ में आ गया? ऐसे डू द डिशेज होता है, मेक द डिशेज नहीं होता। ऐसे डू द लॉन्ड्री होता है, मेक द लॉन्ड्री या वॉश द लॉन्ड्री नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ये तो सिंपल हो गए। कई बार इनसे रिलेटेड भी आपका ब्लैंक ब्लैंक में ऐसा भी होता है कि मेक आएगा या डू आएगा या कुछ और आएगा। क्लियर है? ऐसे हाई अर्निंग्स, मान लो इस तरह का कोई ब्लैंक आ जाता है कि अर्निंग से पहले वाला जो पार्ट है वो गायब है और वहां पे एक ब्लैंक दिया गया। अब वहां पर हाई भी दिया गया है, बिग भी दिया गया है, गुड भी दिया गया है। ठीक है, तो हम मोस्टली क्या अर्निंग के साथ हाई वर्ड का यूज करते हैं, बिग या गुड का वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि कोलोकेशन है, मतलब साथ साथ यूज होने वाले शब्द हैं ये। तो ऐसी लॉन्ग रेंज प्लानिंग होता है, नोट लॉन्ग टाइम प्लानिंग होता है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग होता है। ऐसी अर्बन गोरिल्ला होता है, नोट सिटी गोरिल्ला। अर्बन गोरिल्ला मतलब वो गोरिल्ला जो किसी भी सिटी में रह करके किसी भी एक्टिविटी में क्या है, मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने में लगा हुआ है। मोस्टली ऐसा बोला जाता था 1970s के उसमें डिकेड में, कि जब वो थोड़ी सी टेररिस्ट या किडनैपिंग वाली एक्टिविटीज में थोड़े से ज्यादा वो रहते थे, एक्टिव रहते थे। ठीक है, तो ये हमारे कोलोकेशंस हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है, ईडियम्स और फ्रेजेस। भाई अगर जो कोई भी ऐसा ईडियम है, जैसे मैं बोलता हूँ अ वाइल्ड गूज चेज एक ईडियम है, अ वाइल्ड गूज चेज में से तीनों में से कोई भी वर्ड हटा दिया जाए तो आपको पता है कि जैसे फिलर देखोगे तो आपको पता है कि ये पूरा ईडियम होता है और यहाँ पर ये शब्द आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे अब ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में देखो टेंस भी यूजफुल होते हैं, कंजक्शन भी यूजफुल होती हैं।
हर ग्रामर के जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो सारे यूजफुल होते हैं। कई बार क्या होता है आर्टिकल फिल करना आ जाता है हमारे ब्लैंक में, ए एंड द में से क्या फिल करना है हमको, ठीक है। ए और एन में तो डिफरेंस करना बड़ा इजी है, लेकिन ए एन आएगा या फिर द आएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या कंजक्शन आनी चाहिए, ठीक है, वो सारी बातें। भाई अगर जो पार्ट ऑफ स्पीच में से कंजक्शन आना चाहिए तो कौन सा कंजक्शन आना चाहिए, 4 कंजक्शन आपके ऑप्शन में दिए होते हैं, 4 वर्ब्स दी होती हैं, वर्ब्स की फॉर्म अलग अलग करके दी होती है, भी कौन सी फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब मतलब ग्रामर रिलेटेड आपके जो फिलर आ जाते हैं, ब्लैंक आ जाते हैं, क्लियर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है। फाइंड द वर्ड टाइप फिल इन, मतलब आपका जो ब्लैंक दिया गया है उसमें नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, कंजक्शन, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं ना, उसमें क्या होता है जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे 4 ऑप्शन में क्या होता है, देखो चारों के चारों क्या दे रखे हैं, नाउन दे रखे हैं, हमें पता है कि यहाँ नाउन आना चाहिए। सपोज दैट इन 4 ऑप्शन में एक नाउन है, एक वर्ब है, एक एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव है, और हमें ये पहचान है कि इस ब्लैंक में एक नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो हम बाकी 3 ऑप्शन को तो गायब भी कर देंगे, सीधा सीधा वो नाउन वाला पार्ट हम लिख देंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये चीज भी बड़ी हेल्पफुल होती है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ये मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पैरेलल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है आपके कंजक्शन का थोड़ा सा यहाँ पर हेल्पफुल होती है, ठीक है। वो अब हम क्या है ये सारी चीजें ना, एलिमिनेशन स्मार्टली एलिमिनेट करना, जैसे आप चाहे ग्रामर को लेकर के एलिमिनेट कर लो, या वर्ड के मीनिंग वोकैब को लेकर के एलिमिनेट कर लो, कोलोकेशन को लेकर के एलिमिनेट कर दो, मतलब ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, ये नहीं आना आना चाहिए, इसको उड़ा दो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये सारे के सारे मेथड्स का यूज करके, ये सारी की सारी बातों का यूज करके एक क्लोज टेस्ट सोल्व किया जाता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑप्शन, मतलब ऑप्शन जो दिए गए हैं उनकी किस कैटेगरी से डिपेंड करते हैं, मतलब ये सारी बातें एक दूसरे को रिलेट करती है। अब इनसे इन 10 रूल से 10 रूल और क्रिएट कर लो, इनमें जाकर के छोटे छोटे रूल और बना लो, कितनी बना लो। मेन बात जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपकी कि आपको अपनी लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव करना है, और जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, 10 दिन में 15 दिन में एक आधा क्लोज टेस्ट देख लेते हो, तो भी क्लोज टेस्ट के आंसर आपको सही नहीं कर पाओगे, क्लियर है ना। तो प्रैक्टिस मैटर करती है, और डेली एक क्लोज टेस्ट सोल्व करोगे तो 101% 15 दिनों में 20 दिनों में एग्जाम तक, एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है एसएससी सीजीएल 2023, या बैंक के एग्जाम में भी क्लोज टेस्ट आते हैं, एनडी में भी आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं, सब में आते हैं, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, राइट है। तो अब हम थोड़े से ना एग्जाम्पल से करेंगे, और ये सारी चीजें रिलेट करते हुए हम सोल्व करेंगे क्लोज टेस्ट को। अब मैं इनसे एक एक एग्जाम्पल बताने लग जाऊं तो पता नहीं 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, उसको आप देख पाओगे नहीं कि देख पाओगे, 4-5 घंटे की तो आप मूवी भी नहीं देख पाते हो, है ना। बाहुबली भी 2 पार्ट में दिखाई गई थी, एक पार्ट में दिखा देते तो शायद दर्शक बोर हो जाते, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा हम पैराग्राफ उठा लेते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे ये पैराग्राफ की तो हमने बात कर ही ली थी। सबसे पहले हमने क्या करना है, पैराग्राफ को फुल्ली पढ़ना है, टोन समझनी है। अब टोन समझने की बात करो तो अर्थ और होम इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, इट इज ओनली डैश known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of water on its surface and of course life, ठीक है। ये बात टोन समझ में आ गई कि हाँ भी अर्थ के बारे में बताया गया है, एक जियोग्राफिकल बात, जियोग्राफिकल टोन है, ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, ठीक है ना। थोड़ा सा साइंस से रिलेट करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी भी विज्ञान के ऊपर डिपेंड करती है। द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज द अर्थ, 5वां लार्जेस्ट प्लेनेट है। तो इस तरीके से पूरा पैराग्राफ पढ़ करके हमने टोन समझ ली। इट इज स्मॉलर डैश द 4 गैस जेंट्स, दो गैस जेंट्स हैं, गैस जेंट्स मतलब कुछ ऐसे प्लेनेट जो मतलब गैस की तरह दिखते हैं, तो वो चीजें जुपिटर सैटर्न, सॉरी यूरेनस और नेपच्यून, भाई गैस तो नहीं दिखते, ये थोड़ा सा गैसियस सा प्लेनेट है, ठीक है। बट लार्जर देन द 3 अदर रॉकी प्लैनेट्स, जो बाकी जो 3 रॉकी प्लैनेट हैं, मरकरी, मार्स और वीनस, उनसे थोड़ा सा बड़ा है, उनसे लार्जर है, ठीक है। अर्थ हैज अ डायमीटर, तो आपने टोन समझ ली, ठीक है। टोन समझने के बाद इस तरीके से रीड करने के बाद एक बार क्या करो, अब रीड करके भी देखोगे ना मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। उसमें क्या आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला ऑप्शन, रीडिंग वाला ऑप्शन जो है उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपको बार बार आगे या बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक पैराग्राफ पढ़ के सारी टोन की सारी टोन समझ ली, ठीक है। अभी
अपोजिट टोन वाले, अलग अलग तरीके की टोन वाले भी इसी वीडियो में कराने वाला हूं मैं। अब आगे चलते हैं, चलो इसको भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो हमने देख ही लिया था कि टोन के अकॉर्डिंग हमारा प्लेनेट आना चाहिए। सरफेस क्यों नहीं आना चाहिए? अगर जो जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं लिखता हूं ऑन इट्स सरफेस। ये जो इट्स वर्ड यूज हुआ है इस ब्लैंक में आने वाले वर्ड के लिए यूज हुआ है। अगर मैं यहाँ सरफेस कर दूंगा तो सरफेस सरफेस तो नहीं होगा, प्लेनेट सरफेस होगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लेनेट होना चाहिए। ये ऑप्शन भी गलत है, हमारा ऑप्शन 1 ठीक है, ए ठीक है, करेक्ट है। सॉरी, समझ में आ गई इतनी बात? देखो अब आगे देखो नेक्स्ट ऑप्शन में। अब आगे पढ़ते पढ़ते चले गए हम, और ये हमने पढ़ लिया द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द अर्थ, इट इज स्मॉलर। अब यहाँ पर क्या कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम कंपैरिजन करने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं, वो होती है देन। तो ये 4 है और ये देर है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहे, देन आएगा। लेकिन यहाँ पर ये देन है एडवर्ब जो तब एक किसी टाइम के बारे में बताता है, तो ये भी नहीं आएगा, हमें तो THAN देन चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। क्लियर है? और सी ऑप्शन में क्या है? यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? देन। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? प्लेनेट। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं जैसे ही, क्योंकि कुछ कुछ चीजों में फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमने ऑप्शन देखे तुरंत पता लग जाता है। क्लियर है? द 4 गैस giants जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, बट लार्जर देन द 3 डैश डैश डैश, अर्थ हैज अ डायमीटर ऑफ रफली 8000 माइल। अर्थ का जो डायमीटर है, मान लो ये अर्थ है और इसका जो डायमीटर है, रेडियस अलग चीज होती है, डायमीटर और ये क्या होती है? इसका परिधि होती है। ठीक है? अर्थ हैज अ डायमीटर ऑफ रफली 8000 माइल एंड इज डैश। अब क्या है? अब हमें तीसरे ऑप्शन में क्या भरना है? इज डैश बिकॉज ग्रेविटी पुल्स मैटर इनटू ए बॉल। अब क्या है? मैटर इनटू ए बॉल। अब वो शेप में कैसा है वो आगे की बात बता रही है, क्योंकि ग्रेविटी जो है पुल करती है मैटर को, किसी भी मैटर को इनटू ए बॉल, मतलब सफेरिकल शेप में करती है। अब यहां पर क्या है? बॉल कैसी होती है? सफेरिकल होती है। तो स्क्वायर और अनइवन तो हो ही नहीं सकता, राउंड होगा या ओवल होगा। साइंटिफिकली हमने पढ़ा है कि जो है अर्थ जो है थोड़ी सी अंडे की शेप में, कई जगह बताया गया। लेकिन क्या वो घूम घूम के घिस गई ना? पहले गोल थी, घूम घूम के घिस गई। ठीक है? तो इस तरीके से ओवल भी हो सकता है यहाँ। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बट इट इज नॉट परफेक्टली राउंड, ये बिल्कुल परफेक्टली राउंड नहीं है। मतलब यहाँ पर राउंड आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बताया गया बट इट इज नॉट परफेक्टली राउंड। ये बात ना बताई गई तो ओवल शेप भी हो सकती थी, जो कि रियल शेप है। तो हमने जो रियलिटी को बाद में देखना है, लेकिन हमने क्लोज टेस्ट में किस तरह का कंसेप्ट डिस्कस किया गया और किस वे में डिस्कस किया गया, हो सकता है गलत वे में डिस्कस किया होगा। तो हमें फिलर में रियलिटी को छोड़ करके उस कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है कि जिस कंसेप्ट को किस तरीके से डिस्कस किया गया। तो यहां पर क्या आएगा? राउंड आएगा, ओवल नहीं आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखो फिर आगे क्या है? राउंड। और अर्थ इज रियली एन ऑबलेट स्फेरॉइड। ऑबलेट स्फेरॉइड का मतलब क्या होता है जरा मैं बता दूं आपको। कोई भी ऐसा स्फीयर जो अपने इस पार्ट से और इस पार्ट से थोड़ा सा फ्लैट है, कोई भी बॉल ले लो या कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी संरचना इस तरीके से फ्लैट और फिर इस तरीके से, मतलब दोनों पार्ट से फ्लैट है। अर्थ घूम रही है इस अपने जो पोल्स पे जो फ्लैट है, इसको बोल देते हैं ऑबलेट स्ट्रक्चर, ऑबलेट स्फीयर। ठीक है? ऑबलेट स्फीयर बिकॉज इट स्पिन, जो इसका स्पिन है कॉजेज इट टू बी स्क्वैश्ड एंड इट्स पोल्स एंड स्वोलन एट द इक्वेटर। मतलब पोल पे तो स्क्वैश्ड है, स्क्वैश है, और स्वोलन है किस पर? क्या? इक्वेटर पे। जो इक्वेटर लाइन होती है वहां पर सूजा हुआ है, मतलब जो पोल्स हैं वहां पर संकरी है और सूजी हुई है, मतलब इस तरीके से। ठीक है? आगे चलते हैं, हमें वर्ड का मीनिंग आ रहा है। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, सबको पता है। एंड मोस्ट ऑफ दैट इज इन द ओशियन, जो कि ज्यादातर जिसमें ओशियन में है, नदियों वदियों में कम है। अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, 5वां हिस्सा इसका ऑक्सीजन है, मतलब नियर अबाउट 21% बोला जाता है। प्रोड्यूस्ड बाय डैश, जो प्रोड्यूस की जाती है किससे? क्या उसको एनिमल प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। लिविंग बीइंग? नहीं, ये तो सब कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन को प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लांट्स आ जाएगा। While scientists have been studying our planet, अब ये क्या हो गया? डिपेंड करता है टोन पे कि क्या चीज आनी चाहिए। प्लांट ही तो प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज काम आ जाता है।
for centuries. Scientists have been studying our planet for centuries. A lot dash been. अब यहाँ पर पांचवें में क्या आएगा? A lot dash been. यहाँ हमें एक वर्ब की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है. A lot. A lot का मतलब क्या है? ये क्या है? हमारा सिंगुलर है, सबको पता है कि ये सिंगुलर है. अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगा. तो हैव तो नहीं आएगा. अब इनमें से क्या आएगा? हैज नोट भी आ सकता है, ये भी सिंगुलर है. हैड जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ क्या आता है? सिंगुलर ही माना जाता है. हैज सिंगुलर है. अब हैज आएगा या हैज नोट आएगा, या पास्ट की बात है हैज आएगा. तो टोन समझो कैसे दी गई है. अर्थ की बात कर रहे हैं, एक साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं. मोस्टली प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, तो हैड तो नहीं आएगा. क्लियर है? अब क्या आएगा? हैज आएगा या हैज नोट आएगा. तो ना करने की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो सारी बातें पॉजिटिव चल रही हैं. while scientists have been studying our planet for centuries, a lot has been learned in the past few decades. पढ़ा जा चुका है. क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया. समझ में आ गया? तो ये तो नहीं आएगा. इज इट क्लियर? तो बड़ा आसान है क्लोज टेस्ट को. ये इजी क्लोज टेस्ट है. हमने जो शुरुआत की है वो एक इजी क्लोज टेस्ट से की है. ठीक है, मुश्किल वाले क्लोज टेस्ट में भी जाएंगे आने वाली वीडियोस में. जब क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस 10-10 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस एक एक वीडियो में कराऊंगा, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है. क्लियर है? तो चलो चलते हैं आगे. अगले क्लोज टेस्ट पे देखते हैं कि अगले क्लोज टेस्ट में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो इसकी टोन समझो. एज शी स्टार्टेड हर लेक्चर. टोन समझना जरूरी है भाई. सबसे पहला बात क्या बोली थी? उसको रीड थोरोली रीड करना और उसकी टोन समझनी है. टोन समझो. 5 मिनट लगेंगे देखो मेरे समझाने में, और करने में तो 2 ही मिनट लगेंगे. थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस आपको. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बाबा जी को ठुल्लू मिलेगा, एग्जाम में कुछ नहीं मिलने वाला नंबर वंबर. एज शी स्टार्टेड हर लेक्चर. जैसे ही उसने अपना लेक्चर स्टार्ट किया, प्रिया वॉज अवेयर दैट पीपल वर लिसनिंग टू हर क्वाइट डैश. प्रिया इस बात से अवेयर थी कि लोग उसको बड़े अच्छे से सुन रहे हैं. ठीक है. थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल. थिंग्स ऐसी लग रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है. डैश हाफ वे थ्रू द टॉक शी सा हर फ्रेंड. जो बात चल रही थी उसके लगभग लगभग आधे पूरे हो जाने पे उसने देखा अपने दोस्त को. शिखा लुक डैश हर पैल. सुनीता. शिखा उसकी फ्रेंड जो शिखा थी, उसकी जो साथ वाली थी, उसको सुनीता को देखा उसने. रोल हर आइज. अपनी आंखें घुमाई और विस्पर उसके कानों में कुछ फुसफुसाया. प्रिया डैश. प्रिया समझ गई कि दाल में कुछ काला है. मतलब पॉजिटिव टोन होते होते टोन नेगेटिव हो गई. टोन समझनी है. पॉजिटिव टोन चलते चलते टोन नेगेटिव हो गई. अब यहाँ पॉजिटिव वर्ड आएंगे तो यहाँ नेगेटिव वर्ड आएंगे. वो सारी बातें अभी फिल करके, मतलब टोन समझ लो. ठीक है. और प्रिया डैश अंडरस्टूड दैट शिखा हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हर प्रमोशन. मतलब जो अपसेट थी उसके प्रमोशन से लेकर जब उसका प्रमोशन तब से अपसेट थी. वाज नाउ डैश डिस्टर्बेंस इंटेंशनली. जो जानबूझकर क्या करेगी. अब टोन समझने के साथ साथ नेगेटिव टोन है या पॉजिटिव टोन है ये तो पता लग गया. अब ब्लैंक्स में किस तरह के वर्ड आने चाहिए ये भी आपको टोन समझने के साथ साथ रीडिंग के साथ साथ करना है. सबसे पहले वाले वर्ड में लिसनिंग टू हर क्वाइट डैश. यहां पर क्वाइट वर्ड आ गया. यहां पर क्या है? एक एडवर्ब आना चाहिए जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. सारे के सारे एडवर्ब दिए गए हैं ऑप्शन में. ठीक है. थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल डैश हाफ अवे. अब यहां पर क्या है? ये एक सेंटेंस ये वाला है और एक सेंटेंस ये वाला है. अब सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन की जरूरत है. तो यहाँ दूसरे ब्लैंक में क्या है? हमें कंजक्शन की जरूरत है. यहाँ पर कंजक्शन, ऑप्शन में भी कंजक्शन नहीं दिया होगा. ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे. क्लियर है? आगे देखते हैं. लुक डैश हर बेल. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लुक के बाद वर्ब है. वर्ब के बाद एक एडवर्ब आनी चाहिए, कोई भी बात आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट या नाउन तो दे ही दिया है ना. क्लियर है? तो इस तरीके से आप ऑप्शन में समझ सकते हैं. मतलब जरूरी नहीं है, ये तो साथ साथ भी समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रीडिंग लेते हुए टोन को समझना है. अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं. सबसे पहले वाले में क्या है? एज शी स्टार्टेड हर लेक्चर. जैसे ही उसने अपना लेक्चर स्टार्ट किया, प्रिया वाज अवेयर दैट. प्रिया अवेयर थी दैट पीपल वर लिसनिंग टू हर क्वाइट डैश स्मूथली. प्रिया अवेयर थी इस बात को कि लोग जो है उसको क्वाइट मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साफ से सुनाई दे रहे हैं. ठीक है. अब कोई भी इंसान क्वाइट स्मूथली, क्वाइट इंटेंटली, ठीक है, क्वाइट इवनली, ये तो इवनली तो नहीं आएगा. इवनली तो थोड़ा सा अपोजिट हो गया. क्लियरली, भाई कोई भी चीज है तो भाई माइक अच्छा काम करे तो क्लियरली तो सुनाई देगा. तो ये भी क्लियरली भी नहीं आ सकता. ठीक है. स्मूथली आएगा. बड़े प्यार से एकदम स्मूथली सुनाई दे रहा था उनको.
किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं थी, ठीक है। थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, थिंग्स जो है वो सीम अच्छी लग रही थी क्वाइट वेल, क्योंकि स्मूथली सुन रहे थे, सब कुछ स्मूथली चल रहा था क्वाइट वेल। ये बात भी बताती है कि यहाँ स्मूथली आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब कोई बच्चे कह रहे हैं क्लियरली आएगा सर, मैंने देखा भी था शायद क्लियरली भी आ सकता है, लेकिन नहीं। क्लियरली तो क्या माइक प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्लियरली सबको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, वो तो सबको पता है कि कोई लेक्चर दे रहे तो क्लियर आवाज सुनाई देगी देगी, ठीक है। लेकिन लोगों की फीलिंग कैसी थी, वो बड़े प्यार से सुन रहे थे उसको। अब क्या होता है, थिंग्स जो है अच्छी लग रही थी क्वाइट वेल, बड़ी अच्छे से चल रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं। डैश हाफ वे थ्रू द टॉक शी सा हर फ्रेंड। अब यहां पर डिपेंड करता है कि कौन सी, अब यहां पर क्या है, दूसरे ऑप्शन में से इन चारों में से कौन सी कंजक्शन आनी चाहिए। कंजक्शन देखो, वेर एवर तो मतलब एक प्लेस को करता है, ठीक है, ये तो नहीं आ सकता। वेन एवर टाइम को बताता है, ये आ सकता है, कंजक्शन आ सकता है, ठीक है। हाउएवर जबकि, ये कंजक्शन है जो दो चीजों को बता, ऐसी दो चीजों को जोड़ता है जो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, ठीक है। ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ता है जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मतलब पहले पॉजिटिव बात चल रही है और बाद में फिर एकदम से नेगेटिव बात चल गई, तो उस पॉजिटिव बात वाले सेंटेंसेस में आगे किसी ऐसे सेंटेंस को जोड़ना जो उस बात के विपरीत है, अपोजिट है। तो ऐसी बातों को जोड़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, पैराग्राफ के टोन को पॉजिटिव से नेगेटिव में ले जाने के लिए हम एक ऐसे कंजक्शन का यूज करते हैं जो कंजक्शन क्या है, एडवर्सिटी दिखा रहा हो, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा वहां पे। मोर ओवर मतलब एक एग्जाम, पैरेललिज्म, जैसे मैंने बताया था ना पैरेलल कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया था उसी तरह की एक और एक्स्ट्रा बात को, एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके, जो बात चल रही है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजक्शन का, मोर ओवर का यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि इनमें से क्या आने वाला है, ये भी आ सकता है। तो आगे की बात को पढ़ के समझने के बाद हमें पता लगेगा कि इनमें से क्या कंजक्शन आने वाला है, राइट है। अब आगे की बात को पढ़ो, देखो जरा, जैसे वेट डैश हाफ वे थ्रू द टॉक शी सा हर फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त को देखा, शिखा लुक डैश हर पेल, सुनीता रोलर आइज एंड विस्पर इन द ईयर। कुछ खुशफुसाहट चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है पॉजिटिव चल रही हो कि देख कितना अच्छा है। फिर आगे देखा, तो ये फॉरवर्ड रीडिंग से पता लग रहा है, अगर आपने टोन पहले समझ लिया कि शिखा ने जो बात कही थी सुनीता को, उसमें क्या है, उसको डिस्टरबेंस होने वाली थी। किसको डिस्टरबेंस होने वाली थी, किसको, प्रिया को डिस्टरबेंस होने वाली थी। मतलब यहाँ की टोन क्या है, नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव सब अच्छा चल रहा था, बाद में डिस्टरबेंस होने वाली थी, अच्छा अच्छाई जो अच्छा चल रहा था वो बेकार होने वाला था। तो मतलब पॉजिटिव टोन के बाद नेगेटिव आ गई बात, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ने के लिए टाइम का तो यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, हाउएवर का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, आप देख लो, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हाउएवर आना चाहिए। आगे मैं पूरा टोन बता दूं, हाउएवर जबकि, हाफ वे थ्रू द टॉक जबकि, टॉक के आधे में, शीशार फ्रेंड उसने अपनी दोस्त को देखा, शिखा लुक शिखा ने देखा किसको, डैश हर पल्स सुनीता। अब यहां पर भी एक वर्ड आना चाहिए। अब क्या है, लुक के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, अपोजिट नहीं आती, थ्रो नहीं आती, ऑफ नहीं आती, एट आती है। लुक एट, सुनीता पे देखा, सुनीता को देखा, तो इजीली आपने यहां पर एट फिल कर दिया, क्लियर है। रोल हर आईज, अपनी आंखें घुमाई, एंड विस्पर और फुसफुसाया इन हर ईयर्स, उसके कानों में, प्रिया डैश। अब ये जो प्रिया है ना, प्रिया ने तुरंत समझ लिया, क्या कर दिया, तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, जैसे उनको देखा तुरंत समझ लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या है, कीनली, अर्जेंटली, क्लेवरली नहीं आएगा, इमीडिएटली तुरंत समझ लिया उनको देखते ही कि कुछ तो गड़बड़ है। देखो अब गड़बड़ वाली बातें आ गई ना, तो गड़बड़ वाली बातों को, अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, स्मूथली सुन रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर गड़बड़ वाली बातें आ गई, अच्छी बातों के साथ गड़बड़ वाली बातें जोड़नी है, तो हमने कौन से कंजक्शन का यूज किया, हाउएवर का यूज किया, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, फिर देखो समझा रहा हूं मैं कि हाउएवर यहां पर क्यों आया, मेन चीज है क्यों क्यों आएगा और ये क्यों नहीं आएगा, बाकी तीन ऑप्शन क्यों नहीं आएंगे। ये बात जब भी आप समझते हो किसी क्लोज टेस्ट को, क्लियर होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हर क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में जो क्लोज टेस्ट आएगा विद लॉजिक आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे देखो,
अब क्या है, अब सारी बातें गड़बड़ चल रही हैं, तो अब यहां पर सारी क्या है, अब यहां पर ग्रामर आ गई कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। सारी के सारे वर्ड एक जैसे हैं, क्रिएटेड, क्रिएटिंग, क्रिएट्स, क्रिएट। ठीक है। हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हर प्रमोशन, जो कौन, सुनीता और शिखा जो अपसेट थे इसके प्रमोशन से। वाज नाउ डैश डिस्टरबेंस, वो क्या कर रहे थे, अब इस वोज का सब्जेक्ट क्या है, शिखा और सुनीता। क्लियर है। तो यहां पर क्या है, हमारा सेंटेंस एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। एक्टिव में वोज वर्ग के साथ क्या होना चाहिए, एक ये वाला वर्ब आना चाहिए, क्योंकि वोज के साथ फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आती, एस या एस भी नहीं लगता, या तो थर्ड फॉर्म आती है अगर वो सेंटेंस का फॉर्मेशन पैसिव है तो थर्ड फॉर्म आएगी, एक्टिव है तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। यहाँ एक्टिव फॉर्मेशन है तो क्या होगा, एक्टिव फॉर्मेशन का मतलब है जब सब्जेक्ट काम कर रहा है। शिखा और सुनीता इस काम को कर रहे थे, डिस्टरबेंस कर रहे थे, इंटेंशनली, जानबूझकर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहां पर पैसिव ना आते हुए एक्टिव लैंग्वेज आएगी तो क्रिएटिंग आएगा। समझ में आ गया। तो आपकी ग्रामर भी यहां पर, ये ग्रामर रिलेटेड हो गया, ये वाला ये भी ग्रामर रिलेटेड हो गया, ये वोकैब रिलेटेड हो गया, टोन समझ के, ये ग्रामर रिलेटेड हो गया ये, और ये वाला भी ग्रामर रिलेटेड हो गया, और ये वाला क्या है, टोन रिलेटेड हो गया। तो टोन कैसी है, वोकैब कैसी है, ग्रामर कैसी है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और क्लोज टेस्ट सोल्व करके देख लेते हैं कि क्या पता इसमें मजा ना आया हो, है ना। आगे देख लेते हैं। चलो एक क्लोज टेस्ट और सोल्व करते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मन के सच्चों। देखो एक क्लोज टेस्ट आप लोगों की सेवा में और हाजिर है। अब देखो, प्राइमरी स्कूल्स एनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी। भाई एनरोलमेंट की स्पेलिंग डबल एल वाली भी ठीक होती है, सिंगल एल वाली भी। डिक्शनरी में देखा, कहीं में डबल एल दे रखा, कहीं में सिंगल एल दे रखा। ठीक है। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी डैश ड्यू टू वेरियस। कैसी सक्सेस स्टोरी, मोस्ट। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर क्या आना चाहिए, एक एडवर्ब आना चाहिए। पहले तो टोन को समझो, टोन में क्या दिया गया है, मोस्टली क्या है, पॉजिटिव, एक जैसी टोन चल रही है, पॉजिटिव है तो एक न्यूट्रल टोन चल रही है। ठीक है, पॉजिटिव बातें बताई गई हैं सारी, कहीं एनरोलमेंट को लेकर के, सक्सेस स्टोरी को लेकर के नेगेटिव बातें नहीं बताई गई। पूरे पैराग्राफ की टोन अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक टोन पॉजिटिव समझ में आएगी। क्लियर है भाई, इसको पढ़ लेते हैं। चलो, ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज। हिंदी समझो इसकी, हिंदी समझने की बात है, फिर हमें थोड़ी थोड़ी टोन समझ में आ जाएगी, ब्लैंक्स में किस तरह के वर्ड आने चाहिए ये समझ में आ जाएंगे। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट है हुआ जो इंडिया में, वो सक्सेस स्टोरी रही है, एक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। डैश ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स, जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हुए हैं, एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज, और चले हैं इंक्रीज, जिन्होंने एनरोलमेंट को इंक्रीज किया, बढ़ाया, इवन इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरिया में भी। एनरोलमेंट मतलब एडमिशन जो हुए हैं प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के, उसको। ठीक है। विद एनरोलमेंट रीचिंग एटलीस्ट 96% सिंस 2009। एनरोलमेंट जो है, जितने बच्चे पैदा हुए उसमें से 96 ने तो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया है, मतलब उनका एनरोलमेंट तो हुआ ही हुआ है। एंड गर्ल्स डैश अप टू डैश 56%, जो है गर्ल्स ने 56%, पहले गर्ल्स कम होती थी, 30%, 40%, मतलब एक टोन समझी जा रही है। ठीक है। इट इज क्लियर दैट मैनी डैश ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन, तो मतलब एक टोन समझ ली कि स्कूलिंग के बारे में, एनरोलमेंट में के बारे में थोड़ा सा समझ लिया कि हाँ किस तरह के वर्ड आने वाले हैं, स्कूलिंग से रिलेटेड ही वर्ड आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, भी बातें करेंगे सारी। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। मोस्ट तो एडजेक्टिव होता है। properly, totally, properly, primary school enrollment in India has been successful to properly, proper तरीके से, totally पूरा का पूरा, कोई भी काम पूरा, तो largely बड़े पैमाने पे, ये 96% और ये 56%, ये क्या बोलते हैं, बड़े पैमाने पे हुआ है। टोटली का मतलब है कि टोटल एनरोलमेंट हो गया, एक भी बच्चा नहीं छूटा, लेकिन इन्होंने तो बता रखा है कि 96% और 56% है, तो टोटली तो नहीं हुआ। प्रॉपरली मतलब एक अच्छे तरीके से, ये भी इसका मतलब भी टोटली निकल रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, तो बच्चा क्या हो गया, लार्जली बड़े पैमाने पर हुआ है। ठीक है। तो उसके टोन को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है। आगे देखो, आगे चलते हैं फिर। वो कह रहा है ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज विद एनरोलमेंट रीचिंग एटलीस्ट 96%।
एनरोलमेंट जो पहुंच गया 96% पहुंच गया सिंस 2009, 2009 से। अब क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। एंड गर्ल्स डैश अप, अब यहां पर क्या आएगा, गर्ल्स ने क्या किया, कम अप, गर्ल्स आ गई, चढ़ गई छत पर। रीच अप, पहुंच गई, रीच का मतलब किसी जगह पे पहुंचना होता है, ठीक है। काउंटिंग अप, गिनती की गई 56%। या फिर मेकअप, गर्ल्स ने ये चीज को अचीव किया, एक अचीवमेंट के बारे में बात की गई है यहाँ पर। मेकअप का मतलब क्या होता है, अचीव करना, कि यहां तक उसने मेक कर लिया, उस चीज को अचीव कर लिया। लिए पहुंचने की बात नहीं की, आने की बात नहीं, गिनने की बात नहीं की। मतलब गर्ल्स का एनरोलमेंट इतना ज्यादा हुआ कि 56% की जो है पॉपुलेशन को, गर्ल्स की पॉपुलेशन को अचीव कर लिया उन्होंने। तो यहां पर क्या आएगा, मेकअप आएगा। यहां पर क्या आना चाहिए, मेक आना चाहिए, मेकिंग अप। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अ न्यू स्टूडेंट, सॉरी, 56% of new students between 2000 and 2007 and 2013, मतलब नए स्टूडेंट हैं जो, उसमें 56% क्या हो गया, गर्ल्स का एनरोलमेंट हो गया। आगे क्या है, अब यहां की बात आ रही है। इट इज क्लियर दैट मैनी डैश ऑफ एक्सेस, मैनी इश्यू, मैनी अपॉर्चुनिटीज, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी एफर्ट्स ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन डैश। अब ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो ब्लैंक आ गए। तो दोनों ब्लैंक के ऑप्शंस को देख करके, सिर्फ एक ऑप्शन से आपको समझ में नहीं आएगा, दोनों ब्लैंक्स के ऑप्शंस को देख करके, इसके ऑप्शंस को भी देख लिया, तीसरे में क्या आना चाहिए, इश्यू, अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम्स। अब इसमें किस तरह की बात की गई है, इसमें क्या ऑप्शन, दोनों को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, रिलेशन देखना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, टोन को मैच करना पड़ेगा। अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, देखो यहां पर क्या है। अब मेकिंग अप हो गया हमारा, यहां पर सॉरी, इट इज क्लियर दैट मैनी डैश ऑफ एक्सेस, मैनी डैश ऑफ एक्सेस, एक्सेस क्या होता है, पहुंच। ठीक है, पहुंच में जो मैनी थी, क्या थी यहां पर, एक मैनी डैश ऑफ एक्सेस, यहां पर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहां पर इश्यू, अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम्स, यहां पर ये तो इश्यू तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन आता है। मैनी एफर्ट्स ऑफ एक्सेस, many opportunities of access, many problems of access। ठीक है, तो यहां पर क्या वर्ड आना चाहिए, आगे देखते हैं। इट इज क्लियर दैट many opportunities, many problems, many efforts of access to schooling have been dash, have been accustomed। accustomed का मतलब क्या होता है, जो यूजुअली हो जाता है, यूज टू हो जाते हैं जिस चीज के हम। एड्रेस, मेट, मिले, फॉरवर्ड आगे किए, जो फॉरवर्ड बढ़ा दिए गए। अब इन दोनों में से आना चाहिए, तो accustomed आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए। Many problems of access to schooling have been addressed। मतलब इट इज क्लियर दैट, ये बात क्लियर है कि बहुत सारी प्रॉब्लम, ठीक है, ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग, स्कूलिंग को एक्सेस करने में, स्कूलिंग तक पहुंचने में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, हैव बीन एड्रेस्ड, हैव बीन एड्रेस्ड मतलब जिनको देखा गया है, जो सामने आई है। क्लियर है, क्लियर है, मैनी अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम्स ही आई है ना, अपॉर्चुनिटीज तो ना, प्रॉब्लम्स आई हैं उस चीज में। क्लियर है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए, हैव बीन एड्रेस्ड, बी आना चाहिए। राइट है, और इससे अगले में आगे चलते हैं। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन द डैश बिहाइंड अचीविंग दिस, एंड नाउ इन इंडिया 90% हैबिटेशन। चलो यहां पर देखते हैं, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन द डैश, जो इंप्रूवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुई है वो मेन चीज रही है। क्या कंपल्शन, मेन, मेन तो है, लेकिन यहां पर हमें क्या आना चाहिए, यहां पर हैव बीन द फोर्स, वो फोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया, उस चीज ने जोर दिया कि इतना अच्छा अच्छा बना दिया गया, लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए कि गवर्नमेंट जब इतना कर रही है तो हम भी अपने बच्चों को भेजें। क्लियर है, have been the force behind achieving this, and now in India 98% habitations have a primary school within 1 kilometer
and 92% have an upper primary school within a 3 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। क्लियर है? तो देखो कितनी अच्छी स्कूलिंग हो गई है हमारे इंडिया की, कि हर 1 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल है और 3 किलोमीटर में एक हाई स्कूल है। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को, टोन को ध्यान में रखते हैं हम किसी भी क्लोज टेस्ट को हम सोल्व करते हैं। अब आप ये सारे भर के देख लो कि यहां पर क्या आया था, लार्जली आया था। यहां पर क्या आया था, मेकिंग अप आया था। यहां पर क्या आया था, पहले यहां आएगा ना मैनी, प्रॉब्लम्स, हैव बीन, क्या आया था यहां पर। अब मैच करके देख लो आप इन सबको। और यहां पर क्या आया था, क्या आया था, अगला क्या आया था, फोर्स आया था। अब पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ के देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पैराग्राफ है। पैराग्राफ को सोल्व करने के बाद इस तरीके से अपने वर्ड्स को एक बार क्या कर लो, उसको मीनिंगफुल वे में पढ़ के देख लो कि हाँ इसका मीनिंग जो है बिल्कुल सही है। ये बाद में पढ़ना भी जरूरी है ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। हमारी इन 10 बातों का ध्यान में रखते हुए, कौन सी 10 बातों को बच्चे, मैं आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, ये वाली 10 बातें, ये वाली 10 बातों को हमेशा ध्यान में रखो जब भी क्लोज टेस्ट सोल्व करने बैठो। स्टार्टिंग के डेज में जब आप 15-20 दिन इन बातों को, क्लोज टेस्ट सोल्व करने से पहले एक बार जो आप अपनी कॉपी में लिखोगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इन 10 बातों को एक बार सामने रख के एक बार दोहरा के कि हाँ इन बातों का ध्यान रखना, और फिर क्लोज टेस्ट को सोल्व करना स्टार्ट करो। फिर देखो कितना मजा आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर ठीक होंगे। स्टार्टिंग में स्पीड आपकी कम हो सकती है, स्पीड बेशक कम रखना, लेकिन गलतियां मत करना, आराम से करना। कहते हैं ना, बाइक या गाड़ी जब चलाना सीखते हो तो ऐसा नहीं कि पहले दिन 100 की स्पीड पे चलाए तो कहीं भिड़ती है तो भिड़ जाए, कहीं गलती होती है तो हो जाए, हमें तो जल्दी जल्दी करना नहीं। आराम से करो। पहले जैसे गाड़ी को 20 की स्पीड पे, 30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे चलाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, फिर हम अपनी स्पीड 100 200 तक भी ले जाते हैं, चलाने वाले 150 भी चला लेते हैं। इसी तरीके से पहले एक क्रोस को सोल्व करने में चाहे 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन उसको अच्छे से समझ लो, कैसे गियर डालना है, कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे क्लच छोड़ना है, ऐसे कैसे नाउन का यूज करना है, कैसे ग्रामर का यूज करना है, कैसे रीडिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करना है, कैसे हमें रीडिंग थोरोली रीड करना है, कैसे टोन समझनी है, उसको पूरा अच्छे से करो। धीरे 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 विद इन 15 डेज ऑफ प्रैक्टिस आपकी स्पीड फिर अपने आप बढ़ती चली जाएगी। स्पीड पे इतना ध्यान मत देना, अभी एग्जाम को बहुत दिन है। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव।